अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। हाँ बेटा, जल्दी से ऑनलाइन हो जाए क्लास ताकि हम कंटिन्यू कर सकें। लीवर सोर्सेज के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे और नेक्स्ट क्लास में आपका HIV एड्स का क्विज है, राइट। अनीला एंड निम्रा काइंडली बाकी लोगों को मैसेज कर दें जल्दी से ऑनलाइन हो जाए प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम अनीला बेटा, बाकी लोगों को बोलते हैं जल्दी से ऑनलाइन हो जाए। ओके वेल, तो काइंडली जल्दी से ऑनलाइन हो जाए प्लीज़। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। लास्ट क्लास में हमने कोई लीवर के बारे में डिस्कस किया था। लीवर आज हमने डिस्कस करना है लीवर फेलियर क्या होता है, लीवर सोर्सेज क्या होती है। उससे पहले आप लोगों को फंक्शंस का पता होना चाहिए कि लीवर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर कोई लीवर का फेलियर में चला जाता है, वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बेटा। अगर कोई पेशेंट लीवर फेलियर में चला जाता है या लीवर सिरोसिस हो जाता है या हेपेटोमेगाली में चला जाता है, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द डिफरेंट रिकमेंडेड टेस्ट टू डायग्नोज द लीवर फेलियर या कोई भी लीवर की डिजीज़ होती है, तो कौन से टेस्ट होते हैं जो हम रिकमेंड कर सकते हैं कि पेशेंट्स को ये टेस्ट करवा लेने चाहिए? व्हाट यू से, एनीबॉडी नोज के व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट दैट आर रिकमेंडेड टू डायग्नोज द लीवर डिजीजेस? वालेकुम अस्सलाम वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो आप लोगों ने ये बताना है कि वो कौन से रिकमेंडेड टेस्ट होते हैं जो लीवर फेलियर में हम करवा रहे होते हैं और कौन कौन से लीवर के फंक्शन मेनली अल्टर हो सकती हैं, ताकि बाद में आज जब मैं आपको लीवर फेलियर पढ़ाऊँ तो आपको ये टेस्ट फिंगर टिप पे होने चाहिए कि ये टेस्ट से हम रिकमेंड कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं कि लीवर फेलियर है, ये लीवर की कोई डिजीज़ हुई है कि वाट एवर कोई भी लीवर के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, तो हम इसलिए उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। वेल, LFT ओके कर सकते हैं। LFT के अंदर क्या क्या आता है बेटा? सारा डेफिनेटली यू आर राइट। तो LFTs के अंदर आता क्या क्या है बेटा? ओके, आपने कभी लिवर एंजाइम के बारे में पढ़ा है? SGBT या SGOT के बारे में, या लीवर स्कैनिंग के बारे में पढ़ा हो, अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ा हो, एल्कलाइन फॉस्फेट के बारे में पढ़ा हो? तो ये लीवर के वो टेस्ट हैं। एल्ब्यूमिन, बिलिरुबिन ओके करवा सकते हैं, ट्रैक्टोरिन ट्रैक करवा सकते हैं, डेफिनेटली यस। बिलिरुबिन, AST, LT डेफिनेटली करवा सकते हैं। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि दीज आर द लीवर एंजाइम्स। अगर ये अल्टर्ड हो जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम स्कैन करवा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए जा सकते हैं रूल आउट करने के लिए कि लीवर के अंदर कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस तो नहीं, लाइक इन्फ्लेमेशन तो नहीं शो होगी, लेकिन उसका साइज को डिटेक्ट कर सकते हैं कि साइज तो इंक्रीज नहीं हुआ, लाइक हेपेटोमेगाली तो नहीं हो रही। ओके, लास्ट क्लास में हमने कोई फेजेस भी पढ़ी थी, लाइक ये फेजेस ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस में अगर कोई आपके पास कोई क्वेश्चन हो, ALP, एल्कलाइन फॉस्फेट, एग्जैक्टली शुभाना बेटा AST और ALT भी करवाते होते हैं, वेरी गुड, ठीक है। ओके, तो आप लोगों के पास काफ़ी नॉलेज है, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और हेल्प आउट कर देता हूँ कि लीवर फेलियर क्या है। अब बेसिकली आपके पास तीन टर्मिनोलॉजी है, वन इज
फिब्रोसिस, वन इज नेक्रोसिस एंड थर्ड वन इज लीवर फेलियर। ये तीन चीज़ों में क्या फ़र्क है? लीवर फिब्रोसिस क्या होती है, नेक्रोसिस क्या होती है और लीवर फेलियर क्या चीज़ होती है? ये तीन चीज़ों को आपने डिफ्रेंशिएट करके मुझे बताना है, ठीक है? आप लोग असाइनमेंट ले लें, अपनी असाइनमेंट समझ लें। ये अगर आपको भी पता है तो यू कैन आल्सो डिस्कस विद मी राइट नाउ कि फिब्रोसिस क्या होती है, नेक्रोसिस क्या होती है और स्कारिंग क्या होती है। ये तीन टर्मिनोलॉजी आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए कि लीवर की स्कारिंग हो गई है, लीवर की फिब्रोसिस हो गई है और ये लीवर की नेक्रोसिस हो गई है। ये तीन टर्मिनोलॉजीज अल्टरनेटिव हम यूज़ कर रहे होते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टर्मिनोलॉजीज, लाइक लीवर नेक्रोसिस क्या है, फिब्रोसिस क्या है और लीवर स्कारिंग क्या है, ठीक है? ये तीन चीज़ें आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए और आप लोगों ने ये इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज है और कमिंग मंडे को, कमिंग ट्यूसडे को इंशाल्लाह विल डिस्कस। और आप लोगों का टेस्ट भी लीवर फेलियर का ही हम रख लेंगे क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, राइट? ओके बेटा, लिख के शेयर कर देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि फिब्रोसिस क्या होती है, नेक्रोसिस क्या होती है और स्कारिंग क्या होती है। फिब्रोसिस, ये तीन चीज़ें ये आपने याद करनी है। ओके, तो लीवर फेलियर की तरफ चलते हैं। तो लीवर फेलियर क्या है कि द मोस्ट सिवियर क्लिनिकल कंसिक्वेंसेज ऑफ लीवर डिजीज इज हेपेटिक फेलियर। अच्छा, हेपेटिक फेलियर है, ये लीवर फेलियर है, एक ही चीज़ के दो नाम है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि लीवर को डुअल ब्लड सप्लाई होती है। कैन एनीबॉडी नोस के डुअल ब्लड सप्लाई कैसे हो रही होती है? नेक्रोसिस, एक्सीडेंटल डेथ ऑफ टिश्यू। बेटा हम बात करेंगे लीवर के हेपेटोसाइट्स की बात करनी है हमने राबिया। ये नेक्रोसिस आप टिश्यू की बात कर रही हैं, टिश्यू में आपने नहीं जाना, आपने लीवर के रिलेटेड लीवर नेक्रोसिस हो गई है या हेपेटोसाइट की नेक्रोसिस हो गई है या फिब्रोसिस और स्कारिंग हो गई है, ये आपने लीवर के रिलेटेड या हेपेटोसाइट्स के रिलेटेड डिस्कस करनी थी। हाँ, ओके वेल। तो अच्छा, डुअल ब्लड सप्लाई की बात कर रहे थे हम कि लीवर को डुअल ब्लड सप्लाई होती है। तो व्हाट डू यू नो बाय डुअल ब्लड सप्लाई और ये कैसे ब्लड सप्लाई हो रही होती है, किसी को पता है? और कितनी परसेंट कार्डियक आउटपुट रिक्वायर्ड होती है टू मेंटेन पोर्टल सर्कुलेशन? आज हमने पोर्टल हाइपरटेंशन के बारे में डिस्कस करना है कि पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होती है और ये कैसे पोर्टल हाइपरटेंशन लीवर फेलियर को लीड कर रही होती है। ये पोर्टल हाइपरटेंशन एसाइटिस को लीड कर रही होती है। व्हाट यू से एनी हाउ। तो ये चीज़ें आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए कि लीवर को डुअल ब्लड सप्लाई होती है, हेपेटिक आर्टरी से आ रही होती है और हेपेटिक वेन से, जीआईटी में जीआईटी से जा रही होती है कुछ सप्लाई और कुछ डायरेक्ट आपकी हेपेटिक आर्टरी से आ रही होती है, ठीक है? एक फसपा इफेक्ट के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी चीज़ आप स्पेशली जो ड्रग्स होते हैं वो लेते हैं तो वो फसपा इफेक्ट से गुजरती हैं। फसपा इफेक्ट का भी आप लोगों को याद होना चाहिए। वन सप्लाई फ्रॉम हार्ट टू हेपेटिक आर्टरी एंड अदर, ओके, पोर्टल आर्टरी, पोर्टल वेन थ्रू जीआईटी, ओके वेल, ठीक है। तो इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि अगर लीवर के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रही है तो माइट भी काज कोई भी हो सकती है, लाइक हेपेटाइटिस की काज हो सकती है, अल्कोहल की काज हो सकती है, फैटी डिपॉजिट्स की काज हो सकती है, सर्टेन काजेज हो सकती हैं जो लीवर की सिरोसिस काज करवा रही होती हैं। सिरोसिस, नेक्रोसिस, फाइब्रोसिस, स्कारिंग, ठीक है? ये चीज़ें आपको इनके अंदर डिफरेंशिएशन का पता होना चाहिए। लेकिन वट एवर द काज इज 80 to 90% ऑफ हेपेटिक फंक्शन कैपेसिटी मस्ट बी लॉस्ट बिफोर द लीवर फेलियर अकर्स। अब पेशेंट्स अगर 70% भी उसका लीवर काम कर रहा है ना तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहता है क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें स्टोर पड़ी होती हैं। लाइक हम आयरन की बात करते हैं, लीवर के अंदर स्टोर पड़ा होता है, यूटिलाइज होता रहता है। हम ह्यूमन प्रोटीन की बात करते हैं, बॉडी के अंदर हर टाइम प्रेजेंट होती है, हम कार्डियक प्रेशर को मेंटेन कर रही होती है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो ड्रग्स ले रहा होता है तो कुछ ड्रग्स किडनी से भी एलिमिनेट हो रही होती हैं, ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन भी हो रही होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ये होती हैं कि जिनमें स्पेशली जीआईटी डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाती है। जैसे कोई लीवर का प्रॉब्लम होएगा तो इस एएसटी या एआरटी के अंदर या अल्कलाइन फॉस्फेट के अंदर कोई अल्ट्रेशन आएगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि आपकी जो जीआईटी है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। उसमें नोजिया, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, डायसेंट्री की कंडीशन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेक्रेशन इज कमिंग फ्रॉम द लीवर और वो ड्रेन हो रही होती है जीआईटी के अंदर। अगर लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम होएगा तो डेफिनेटली इंजाइमेटिक एसिडेशंस होती हैं, वो ड्रेन आउट नहीं होंगी। ड्रेन आउट नहीं होंगी तो आपकी मेटाबॉलिज्म मेंटेन नहीं होएगी या डाइजेशन का प्रोसेस इनहिबिट होना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से जीआईटी के अंदर
तो उनमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है। वेल इसलिए लीवर फेलियर को फर्स्टली आपकी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो रही होती है वो अपडामिनल मैनिफेस्टेशन हो सकती है, जीआईटी की मैनिफेस्टेशन हो सकती है, जैसे हम रूल आउट कर सकते हैं कि माइट बी देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन द लीवर, देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन द पैंक्रियाज एज वेल एज इन द गॉल ब्लैडर। Okay, whatever the cause is, 80 to 90% of hepatic function capacity must be lost before the definitely उससे पहले कंपनसेटरी मैकेनिज्म होते हैं। अगर लीवर फेलियर में पेशेंट जाता भी है तो दोस्तों में जाता भी है तो पेशेंट रिमेन्स एसिम्प्टोमेटिक। इन मेनी केसेस द प्रोग्रेसिव डीकम्पनसेटिंग इफेक्ट ऑफ द डिजीज आर कॉन्स्टेंट बाय इन। अच्छा, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है स्पीड अप होना। अगर रिपीटेडली कोई कंडीशंस हैं तो उसके रिजल्ट में आपकी मेनली क्या होगी कि जीआईटी से ब्लीडिंग होना शुरू हो सकती है, सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो सकती है, इसके अलावा बहुत सी इन्फेक्शन हो सकती हैं। अब इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जीआईटी ब्लीडिंग हो सकती है। मोस्टली हमने ये डिस्कस किया था कि जो लीवर है वहाँ से क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज हो रहे होते हैं, कोगुलेशन को मेंटेन कर रहे होते हैं। अगर क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज नहीं होंगे तो अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा म्यूकोजल ब्लड सप्लाई आपकी जीआईटी की है, आपकी केयर रोग को है। फुलफिलमेंट का मतलब पूरा करना बेटा, किसी चीज़ को पूरा करना। ओके, अब इसमें क्या होगा कि अगर कंपनसेशन नहीं होगी तो उसके रिजल्ट में आपके जो रिपीटेडली इन्फेक्शन है उसके होने के चांसेस मिलेंगे। लाइक आपकी जीआईटी है, म्यूकोजल लाइनिंग को ब्लड सप्लाई अल्टीमेटली हर टाइम सप्लाई हो रही होती है, क्योंकि म्यूकोजल लाइनिंग हर टाइम शेड हो रही होती है ड्यूरिंग द एक्टिविटी ऑफ द HCl। अब HCl जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होता रहेगा डेफिनेटली वो उसकी शेडिंग आउट करता रहता है और उतनी ही रीजनरेशन होती रहती है, इसलिए वहाँ पे ब्लड सप्लाई एक तो ज़्यादा हो रही होती है। दूसरा, अगर वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे, क्लॉटिंग नहीं होगी तो अल्टीमेटली देयर विल बी ए जीआईटी ब्लीड। इसके अलावा सिस्टेमिक इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो जाती है। सपोज आपने जीआईटी से चीज़ें ऑब्जर्व करवानी है, आपने ओरली इनटेक में सोडियम ले लिया है, पोटाशियम ले लिया है, व्हाटएवर कोई भी आपने इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, अगर आपकी जीआईटी नॉर्मल नहीं है, ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो अल्टीमेटली देयर विल बी इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। इसके अलावा इंपॉर्टेंटली कोई भी इन्फेक्शन होगा और इसके अलावा लीवर फेलियर या हार्ट फेलियर होना शुरू हो जाएगा। हार्ट फेलियर बेटा मेनली कॉज राइट साइडेड हार्ट फेलियर होएगा, पोर्टल हाइपरटेंशन की कॉज हो सकती है, इसके अलावा असाइटिस हो सकती है, इसके अलावा सोडियम और वाटर रिटेन होना शुरू हो सकती है। अब नॉर्मल एलिमिनेशन ऑफ एंजियोटेंसिन प्रोटीन वो लीवर से हर टाइम एलिमिनेट हो रही होती है, तो अगर वो ज़्यादा एलिमिनेट हो रही है तो रीनल उसके साथ कंबाइन करेगा और सिस्टम एक्टिवेशन काज कर देगा। बेटा आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ तो किसी और को मसला है आवाज़ का। ओके, डोंट वरी, आवाज़ बेटा आ जाती है। ओके, लीवर सिरोसिस बेसिकली क्या है कि सिरोसिस रिप्रेजेंट्स द एंड स्टेज ऑफ द क्रोनिक लीवर डिजीज। अब इससे पहले हमने डिस्कस किया है कि फिब्रोसिस, नेक्रोसिस और स्कारिंग, ये तीन टर्मिनोलॉजी आपने याद करनी है। आप लोगों ने देखनी है, इधर बुक से देखें या गूगल से देखें, लेकिन गूगल आपको नहीं समझाएगा। आप किसी पैथोलॉजी की अच्छी सी बुक से देख लीजिएगा फिब्रोसिस, नेक्रोसिस, स्कारिंग क्या होती है। जब ये तीनों स्टेजेस से गुजर चुका होता है ना तो एट एंड लीवर के अंदर सिरोसिस होती है। हम ये कह रहे थे कि लीवर सिरोटिक लीवर है। इसके अलावा आप ये कह रहे होते हैं कि हेपेटिक डिजीज़ है या हेपेटिक पेरिफेरल डिजीज स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, और एट द एंड हमें क्या पता चलता है कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, HCC कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा तो आपको दैट स्टैंड्स फॉर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जब क्रोनिक लीवर डिजीज हो जाती है तो क्रोनिक लीवर डिजीज के अंदर जो लीवर सेल्स होते हैं दैट आर रिप्लेस्ड बाय फिब्रस टिश्यू, दैट आर रिप्लेस्ड बाय स्कार टिश्यू। जब वहाँ पे स्कारिंग हो जाती है या फिब्रोसिस हो जाती है तो अल्टीमेटली पेशेंट इज प्रोन टू हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। वहाँ पे कार्सिनोमा होने के चांसेस होते हैं। वो पेशेंट्स इट्स नॉट नेसेसरी कि लीवर सिरोसिस के साथ हैं या लीवर फेलियर के साथ हैं दे विल सफर द हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। नो, there are multiple other causes of hepatocellular carcinomas। ठीक है, लाइक सवेयर अल्कोहल ड्रिंकिंग है, पेशेंट्स अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है तो उसमें मोस्टली काज डेफिनेटली अल्कोहल कंजप्शन की वजह से शुबाना एग्जैक्टली और राइट लीवर सिरोसिस मोस्टली अल्कोहल कंजप्शन की वजह से हो सकती है, नो डाउट हो सकती है। इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस हैं, वायरल हेपेटाइटिस ये भी मेजर काज है। अल्कोहल कंजप्शन और वायरल हेपेटाइटिस ये मेजर काज ऑफ लीवर सिरोसिस हैं। ओके, पेशेंट्स है जिसको अभी लीवर सिरोसिस की तरफ नहीं गया, एंड स्टेज क्रोनिक लीवर डिजीज की तरफ नहीं गया, लेकिन फिर भी वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का शिकार हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि इसकी मल्टीपल काजेज हो सकती हैं। हो सकता है उसकी जीन्स के अंदर कोई डिफेक्ट है जिसने हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा को लीड करना है।
तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा से बचने के लिए एक प्रोसीजर करवाया जा रहा होता है, दैट इज नोन एज टेस्ट। ओके, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी कि टेस्ट क्या होता है। और सिरोसिस इज सीवियर स्कारिंग ऑफ लीवर। ओके, अब देखिएगा कि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है स्कारिंग। अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्कारिंग क्या है, फिब्रोसिस क्या है और नेक्रोसिस क्या है। ठीक है, cirrhosis is a severe scarring of liver and poor liver function seen at the terminal stage of chronic liver disease। ओके, जब chronic liver terminal liver disease होगी, ये जब लीवर के अंदर फिब्रोसिस हो चुकी होगी, नेक्रोसिस हो चुकी होगी, उस टाइम वी कैन से कि भाई ये टर्मिनल इलनेस है पेशेंट्स को और क्रोनिक लीवर डिजीज है। जब क्रोनिक लीवर डिजीज होगी, वालेकुम अस्सलाम, ओके, तो सिरोसिस क्या है कि सीवियर स्कारिंग ऑफ लीवर है और पुअर लीवर फंक्शन सीन एट द टर्मिनल एज। अगर टर्मिनल इल पेशेंट्स है, ये टर्मिनल स्टेज के ऊपर पेशेंट चला गया है, लाइक लीवर की फाइनल स्टेज या लास्ट स्टेज के अंदर चला गया, तो देन देयर माइट बी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, cause liver cirrhosis या liver failure हो सकती है। And scarring is the host often caused by long-term exposure to toxins such as alcohol or viral hepatitis। अगर repeatedly patients को viral hepatitis हो रही है, chronic hepatitis की तरफ लीड कर गया है, लाइक उसको acute illness हुई थी, acute illness रिजॉल्व नहीं हुई, अगर रिजॉल्व नहीं हुई तो डेफिनेटली इट विल लीड टू chronic viral hepatitis। और अगर chronic viral hepatitis हो गया है, रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो ultimately that will lead to liver failure, that will lead to liver cirrhosis। ओके, ओके, इसमें प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकती हैं, कौन कौन सी काजेज हो सकती हैं, कौन कौन से कॉजेटिव एजेंट्स हो सकते हैं जो लीवर फेलियर काज कर रहे होते हैं। नो यस नहीं है बेटा। अच्छा, ओके, although liver cirrhosis is associated with alcoholism, viral hepatitis, toxic reactions to drugs। अब ये toxic reactions to drugs का क्या मतलब है? सर्टेन ड्रग्स पेशेंट्स ले रहा होता है, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि लीवर की डिटॉक्सिफाई करता है। उन ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन इज मोस्टली लीवर से हो रही होती है। ओके, तो अगर पेशेंट्स सर्टेन ड्रग्स ले रहा है तो उनकी वजह से डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं होगी, तो अल्टीमेटली दैट विल लीड टू लीवर फेलियर। ओके, सर्टेन केमिकल्स हो सकते हैं, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन इज एन अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके अलावा सिरोसिस आल्सो अकम्पनीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दैट कॉजेज डेपोजिशन ऑफ मिनरल इन द लीवर। अगर मिनरल्स लीवर के अंदर डेपोजिट्स होना शुरू हो गए तो वो भी काज हो सकते हैं, और उनके अंदर दो मेजर डिसऑर्डर्स इनमें, वन इज होमोक्रोनिस्टोसिस है, आयरन की डेपोजिशन होनी शुरू हो जाती है, और दूसरा विल्सन डिजीज है जिसके अंदर कॉपर डेपोजिशन हो रही होती है। अब ये डेपोजिशन जिसमें हमने बात की है कि हो सकता है कि कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से लीवर के अंदर सर्टेन मिनरल्स की डेपोजिशन होनी शुरू हो जाती है, और उनके अंदर मेनली दो डिजीज हैं। ओके, स्लो कर लेते हैं बेटा, स्लो करा देता हूँ। ओके वेल, अब दो डिसऑर्डर्स के अंदर पहला डिसऑर्डर क्या है कि सपोज हीमोक्रोमेटोसिस है जिसके अंदर आयरन की डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, और दूसरा विल्सन डिजीज है जिसके अंदर कॉपर डेपोजिट्स होना शुरू हो जाता है लीवर के अंदर, तो ये भी लीवर सिरोसिस की कॉज हो सकती है। ओके, मूविंग टूवर्ड्स द पैथोफिजियोलॉजी के पैथोफिजियोलॉजी में क्या हो सकता है कि सिरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफ्यूज फाइब्रोसिस एंड कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल लिवर आर्किटेक्चर्स इनटू नोड्यूल्स कंटेनिंग प्रोलिफरेटिंग हेपेटोसाइट्स एंड इनसर्टेड बाय फाइब्रोसिस। ओके, अब नॉर्मली अगर आप देखें ना तो लिवर जो है ना उसके बाहर एक फिब्रोइलास्टिक कैप्सूल है, ग्लिसरीन कैप्सूल भी उसे कहा जाता है, उसके अंदर हेपेटोसाइट्स पड़े हुए हैं। हेपेटोसाइट्स लिवर के सेल हैं, लेकिन जैसे ही इनके अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होता है, नेक्रोसिस होती है, फिब्रोसिस होती है, ये स्कारिंग फॉर्मेशन होती है, तो वहाँ पे बेसिकली वो क्या रहा होता है, डिफ्यूज फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है। और ये डिफ्यूज फाइब्रोसिस क्या करती है कि जो लिवर का नॉर्मल आर्किटेक्चर है ना उसको डेविएट कर देती है। डेविएट कैसे करेगी कि जो नॉर्मल हेपेटोसाइट्स थे उनके बाहर फिब्रोटिक कैप्सूल बनना शुरू कर देगी। जो हेपेटोसाइट्स हैं उनके बाहर फिब्रोटिक कैप्सूल बनना शुरू हो जाता है। अब फिब्रोटिक कैप्सूल का फ़ायदा क्या होता है कि जितना लीवर डैमेज होता है वो तो डैमेज हो चुका है, लेकिन जो रिमेनिंग होता है उससे उसको प्रिवेंट करवाया जा रहा है। इसलिए जब स्कारिंग हो जाती है या फिब्रोसिस हो जाती है या नेक्रोसिस हो जाती है तो यू कैन गो फॉर पार्शियल हेपेटेक्टोमी। उसमें फ़ायदा ये होता है, अब इस नॉर्मल आर्किटेक्चर और अब नॉर्मलिटी के दरमियान जो निड्यूलर फॉर्मेशन है उसका क्या फ़ायदा होगा
कि जो लीवर डैमेज हो चुका होता है उसको हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, उसको कहा जाता है हेपेटेक्टोमी। तो मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि वो पेशेंट्स वो पेशेंट्स जो लीवर फेलियर के साथ आते हैं या फिब्रोसिस के साथ आते हैं या नेक्रोसिस के साथ आते हैं, तो उनके पेशेंट्स के अंदर पार्शियल हेपेटेक्टोमी करवा दी जाती है। अब पार्शियल हेपेटेक्टोमी सर्जिकल रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द लीवर, तो लीवर रिजनरेट कर जाता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि जो अब नॉर्मेलिटी है और नॉर्मेलिटी है, देयर विल बी ए line of demarcation between the abnormal cell and the normal cell. That's why patients go for partial hepatectomy. ओके, अब ये जो न्यूलर फॉर्मेशन होती है ये साइज में वेरी करती है। ये माइक्रोन्यूड्यूल से होके लार्ज सेवरल सेंटीमीटर तक हो सकते हैं, मैक्रोन्यूड्यूल्स हो सकते हैं। अब इन्होंने क्या करना है, इनसे ये श्योर होता है कि माइट बी देयर विल बी ए बैलेंस बिटवीन द रीजनरेटिव एक्टिविटी एंड कंस्ट्रक्टिव स्कारिंग। अब मैं यही बता रहा था आपको कि रीजनरेटिव एक्टिविटी और कंस्ट्रक्टिव स्कारिंग के दरमियान देयर विल बी ए लाइन ऑफ डिमार्केशन, जो दोनों को डिफरेंशिएट कर रही होती है, ये दोनों को सेपरेट कर रही होती है, ये दोनों को डिवाइड कर रही होती है कि ये नॉर्मल रीजनरेट सेल कर सकते हैं और ये कम्प्लीटली फिब्रोटिक हो चुके होते हैं और इनके अंदर कंस्ट्रक्टिव स्कारिंग हो चुकी होती है। इसलिए कंस्ट्रक्टिव स्कारिंग वाला जो एरिया होता है उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है और बाकी जो रीजनरेटिव एक्टिविटी है, ये रीजनरेटिव हेपेटोसाइट्स हैं, वो रीजनरेट कर जाती हैं। ओके, थर्ड वन इज अ फिब्रस tissue that replaces normally functioning liver tissue form constructive bands and that disrupt blood flow in the vascular channels and body. Okay, अब देखिएगा कि जो कंस्ट्रक्टिव स्कारिंग हो चुकी है जिस एरिया के अंदर, उसने क्या किया, बैंड्स बनाना शुरू कर दिए। अब बैंड्स जैसे ही बनेंगे तो वेस्कुलर चैनल्स ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। लाइक साइनोसाइड्स अगर पड़े थे तो उनकी ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है। साइनोसाइड्स ब्लॉक होंगे तो अल्टीमेटली जो नॉर्मल फिनोमेना ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन है, ये व्हाटएवर और भी फैक्टर्स हैं, या आपको इंट्रा हेपेटिक प्रेशर है वो मेंटेन नहीं होगा। इंट्रा हेपेटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, वेस्कुलर चैनल क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ बाइलरी सिस्टम, बाइलरी डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। अब ये सारी ऑब्स्ट्रक्शन काज करवा के एट द एंड पोर्टल हाइपरटेंशन काज कर रही होती हैं। ओके, इसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ वेस्कुलर चैनल प्रीडिस्पोजेस टू द पोर्टल हाइपरटेंशन डेफिनेटली एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, अगर पोर्टल हाइपरटेंशन हो गई है तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइलरी चैनल होगी। इसके अलावा एक्सपोजर टू डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ बाइल स्टेसिस होना शुरू हो जाएगी और बाइल स्टेसिस होगी तो आप मोस्टली सुना होगा कि गॉल स्टोन बनना शुरू हो जाती हैं। पेशेंट आया था लीवर फेलियर के साथ, गॉल स्टोन भी आया साथ, उसको क्रॉसिंग मिल जाती हैं। इसके अलावा डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट बाइल स्टेसिस होगी और लॉस ऑफ लिवर सेल और लीडिंग टू हेपेटिक फेलियर। अब हमने इस लिवर फेलियर के अंदर ना कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। अब वो चीज़ें क्या है कि पहली चीज़ हमने ये कहा है कि भाई सिरोसिस या फिब्रोसिस या नेक्रोसिस कोई भी हो रही है तो वहाँ पे न्यूड्यूल फॉर्मेशन होगी। अब ये जो न्यूड्यूल फॉर्मेशन है ये वेरी करती है साइज टू साइज, माइक्रो न्यूड्यूल से लेके माइक्रो न्यूड्यूल्स तक होते हैं और जैसे न्यूड्यूल्स बन जाते हैं तो देयर विल बी ए लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द रीजनरेटिव एक्टिविटी एंड बिटवीन द कंस्ट्रक्टिव स्कारिंग। अब जो कंस्ट्रक्टिव स्कारिंग वाला एरिया है उसके अंदर जो साइनोसाइड्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स वेस्कुलर चैनल, ये साइनोसाइड्स कह लें या हेपेटोसाइड्स कह लें, उनकी तरफ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। बाइलरी डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी। अब जैसे बाइलरी डक्ट्स की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उसके साथ साथ पोर्टल हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाएगी और पोर्टल हाइपरटेंशन होगी तो अल्टीमेटली बाइलरी चैनल पहले ऑब्स्ट्रक्टेड थे, ऑलरेडी मोर ऑब्स्ट्रक्शन होगी और उसके साथ बाइल स्टेसिस हो जाएगी। बाइल स्टेसिस होगी तो गॉल स्टोन बनने के चांसेस हैं एंड एट द एंड आपका जो लीवर है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा और इस कंडीशन को हम कह रहे होते हैं लीवर फेलियर है। ये सारी कंडीशन लीवर फेलियर के अंदर हो रही होती हैं। ओके, पोर्टल हाइपरटेंशन क्या है, हमने वर्ड यूज़ किया है कि पोर्टल हाइपरटेंशन होती है। अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज पोर्टल हाइपरटेंशन। लीवर फेलियर की समझ आ गई बेटा, आपने फिब्रोसिस, नेक्रोसिस, स्कारिंग ये तीन चीज़ें पढ़नी है। जब ये इन तीनों स्टेज से गुजर जाता है ना उस टाइम हम कह रहे होते हैं कि एंड स्टेज लीवर डिजीज़ है, ये लीवर फेलियर हो चुका है, ये लीवर सिरोसिस हो गई है। ठीक है, ओके, पोर्टल हाइपरटेंशन की तरफ मूव करते हैं। मेरे ख्याल लीवर फेलियर आप लोगों ने एएचएन में भी पढ़ा होगा डेफिनेटली, इसलिए थोड़ी बहुत आप लोगों को समझ आ रही होगी। ओके, पोर्टल हाइपरटेंशन वेनस ब्लड फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक। ओके, पोर्टल हाइपरटेंशन होती कैसे है, आपने ये कहा था कि भाई जीआईटी ट्रैक से ब्लड आ रहा होता है आपके लीवर की तरफ। अब ये पोर्टल हाइपरटेंशन कैसे होती है, एनीबॉडी नोज कि पोर्टल हाइपरटेंशन क्या है और होती कैसे है, इसमें कौन कौन सी आर्टरीज ब्लॉक होती हैं? किसी ने कभी पढ़ा है, किसी ने कभी सुना तो ज़रूर होगा कि पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है, पोर्टल हाइपरटेंशन होती है।
होता क्या है इसके अंदर? चलिए चलिए मैं थोड़ा सा आपको गट्स दे देता हूँ। इसमें होता क्या है कि जो पोर्टल हाइपरटेंशन है ना, उसके अंदर पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब ये पोर्टल वेन ओरिजिनेट कहाँ से हो रही होती है? आपकी जीआईटी से लीवर को सप्लाई कर रही होती है। मेन काज ही इसकी लीवर सिरोसिस है। लेकिन ये पोर्टल हाइपरटेंशन होगी कैसे, ये क्वेश्चन है। कौन कौन सी आर्टरीज ब्लॉक होंगी, कौन कौन सी वेन्स ब्लॉक होंगी, उसके रिजल्ट में पोर्टल हाइपरटेंशन होगी। और उसका इंपॉर्टेंट फैक्टर बेटा, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वेरिकोज वेन होना शुरू हो जाएंगी, एसाइटीज होना शुरू हो जाती है। पोर्टल हाइपरटेंशन की मेन कॉम्प्लिकेशन एसाइटीज है। नहीं ओके, किसी और को बताओ कि पोर्टल हाइपरटेंशन कैसे होती है। अच्छा, प्री हेपेटिक, पोस्ट हेपेटिक और इंटर हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन का बताओ। प्री हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, इंटर हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, और पोस्ट हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, इसका पता है? हमने ऐसा उसमें पढ़ा था, जॉइंटिस में भी आपको शायद मैंने पढ़ाया हो। क्लास पोर्टल हाइपरटेंशन का नहीं पता। ओके, चलिए मैं बता देता हूँ बेटा। मैंने बेटा ये बताया था आपको, पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। दो चीज़ों में एक है रेजिस्टेंस पोर्टल ब्लड फ्लो की इंक्रीज होना, और दूसरा ब्लड फ्लो सर्कुलेशन के अंदर इंक्रीज होना। अब ये कैसे इंक्रीज होएगा कि ब्लड फ्लो, ये जो रेजिस्टेंस है, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू पोर्टल ब्लड फ्लो, ये कैसे इंक्रीज होएगी? उसमें क्या होगा कि इंट्राहेपेटिक रेजिस्टेंस हो सकती है, प्री हेपेटिक हो सकती है और पोस्ट हेपेटिक हो सकती है, और तीसरा ऑटोसिस्टेमिक कोलेटरल सर्कुलेशन है। आवाज़ नहीं आ रही है? हाउ इज इट पॉसिबल आवाज़ नहीं आ रही है? आयशा, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप ठीक है? हाँ ओके। तीन चीज़ें बेटा, मैं आपको दो चीज़ें आपको बताई हैं। पहली चीज़ में ये कहा कि पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर जो रेजिस्टेंस ऑफ पोर्टल ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगी।
दूसरा मैंने ये बताया है कि इंक्रीज ब्लड फ्लो जो सर्कुलेशन के अंदर है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर है, वो इंक्रीज हो जाएगी। अब उसमें कैसे होगा कि सिस्टेमिक वेसोडाइलेशन होती है लेकिन प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका होता है, ठीक है। अब दूसरे के अंदर इधर इंट्राहेपेटिक रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई है, इधर प्री हेपेटिक रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई है, इधर पोस्ट हेपेटिक रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई है। तो उसके रिजल्ट में पोर्टल जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, पोर्टल वेन के अंदर ब्लड अकमुलेट हो जाता है। जैसे पोर्टल वेन के ब्लड अंदर अकमुलेट होएगा, ये प्रेशर ज़्यादा होएगा तो उस कंडीशन को हम कह रहे होते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन है। और ये एक शॉर्ट सा था। अब पोर्टल वेनस ब्लड फ्रॉम द GIT tract empties into the portal vein and travels through the liver before moving into the general venous circulation। अब ये बात तो हमें पहले भी पता है कि वो खाना जो आप खा रहे हैं, वो ड्रग्स जो आप ले रहे हैं, वो क्या करती है, GIT से ऑब्जर्व होने के बाद लीवर की तरफ मूव करती है और लीवर से मूव करने के बाद अगेन जनरल सर्कुलेशन में जा रही होती है, ओके। और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इन द पोर्टल वेन प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज इन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था। और एक मिनट, ओके। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इन द पोर्टल वेन प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज इन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करता है, फ्लूइड को बाहर निकालता है, ऑनकोटिक प्रेशर वापस ब्लड वेसल का हिस्सा बना रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पोर्टल वेन के अंदर जैसे ब्लड अकमुलेट होएगा, ब्लड अकमुलेट होने के रिजल्ट में प्रेशर बढ़ेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो पेरिटोनियल कैपिलरीज हैं वो डायलेट होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जैसे वो डायलेट होंगी या उनकी वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ेगी, ये फ्लूइड लीक आउट होकर बाहर निकलेगा तो डेफिनेटली इट विल लीड टू असाइटीज। इसके अलावा स्प्लीनिक इन्गॉर्जमेंट, क्योंकि स्प्लीनिक आर्टरी भी सप्लाई कर रही होती है, पोर्टल वेन का हिस्सा है, पोर्टल सर्कुलेशन का हिस्सा है, तो इसलिए स्प्लीनिक इन्गॉर्जमेंट होना शुरू हो जाएगी। और एट द एंड स्पिस्टेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। अल्टीमेटली स्पिस्टेशन होगी तो आपको पता ब्लीडिंग फैक्टर्स, ब्लीडिंग डिसऑर्डर स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा एसओबी होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इम्यून सिस्टम, हमने कहा था कि इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल, एक सेल नहीं हो रहा है, आपके आरबीसीज भी जा रहे हैं, आपके डब्ल्यूबीसीज भी जा रहे हैं, आपके पीएलटी भी जा रहे हैं। अब तीनों अगर जाएंगे अल्टीमेटली, अगर पीएलटी जाएंगे तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होंगे, डेफिनेटली होंगे, डीआईसी हो सकता है। आरबीसीज जाएंगे, आपकी बॉडी के अंदर हाइपोक्सिक कंडीशन होएगी, अल्टीमेटली हो जाएगी, एचपी का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, अनीमिक होना शुरू हो जाएगा पेशेंट। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी जाएंगे, आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा ही होगा। अब पोर्टल हाइपरटेंशन या लीवर फेलियर के अंदर या लीवर सिरोसिस के अंदर हमेशा याद रखिएगा कि सेल इधर डब्ल्यूबीसी जा रहे हैं, इधर पीएलटी जा रहे हैं, इधर आरबीसी जा रहे हैं, तो उसके रिजल्ट में उनके अकॉर्डिंगली फंक्शन सप्रेस हो जाती हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कोलेटरल शंटिंग ऑफ ब्लड टू कोलेटरल वेनस चैनल्स, वेरी कोज वेन होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा इसोफेगल ब्राइसेस होना शुरू हो जाती हैं, हेमराइड्स होना शुरू हो जाती हैं, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक है, ओके। आगे पोर्टल हाइपरटेंशन is characterized by increased resistance to flow in the portal venous system and sustained portal vein pressure। अब इसमें क्या होगा कि पोर्टल हाइपरटेंशन हुई है, पोर्टल वेन के अंदर ब्लड सप्लाई इंक्रीज हुई है, अगर वो सस्टेन्ड रही है तो उसकी इफेक्ट आपकी एसाइटीज हो सकती है, उसके इफेक्ट सिस्टेमिक शंटिंग हो सकती है, वेरिकोज वेन हो सकती है, हेमोराइड हो सकती हैं, इसोफेगल ब्राइसेस हो सकती हैं, इंस्टेड ऑफ दैट जे ब्लीड हो सकती है, मल्टीपल फैक्टर्स इंड्यूस हो सकती हैं। And normally venous blood flow returning to heart from the abdominal organ collects in the portal vein and travels through the liver before entering the vena cava। Very importantly, normally क्या होता है कि ब्लड हार्ट से abdominal organ से कलेक्ट होता है, पोर्टल वेन से, और लीवर से मूव करने के बाद वेना केवा के अंदर इंटर होता है। एंड पोर्टल हाइपरटेंशन कैन बी कॉज्ड बाय वैरायटी ऑफ कंडीशन दैट इंक्रीजेस रेजिस्टेंस टू हेपेटिक ब्लड फ्लो, इंक्लूडिंग प्री हेपेटिक हो सकती है जो मैंने पहले बताई है, पोस्ट हेपेटिक काज हो सकती है, इंट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है,
और ये तीनों काजेज आपकी पोर्टल हाइपरटेंशन को लीड कर रही होती हैं। अब प्री हेपेटिक, इंट्राहेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक में क्या होता है? प्री हेपेटिक काज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन इंक्लूड्स पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर प्री हेपेटिक है तो क्या होगा? तो प्री हेपेटिक होगा तो उसमें क्या है, ये इसको प्री हेपेटिक कह सकती हैं, इंट्राहेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक। ठीक है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, एक्सटर्नल कंप्रेशन ड्यू टू कैंसर प्रॉब्लम हो सकता है, इनलार्ज लिम्फ नोड हो सकती हैं, इसके अलावा पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, एक्स्ट्रा हेपेटिक पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, सबक्लिनिक वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, इंस्टेड ऑफ दैट मैसिव स्प्लीनोमेगाली हो सकती है। ये सारी चीज़ें प्री हेपेटिक काज कर रही होती हैं। और अगर हम बात करते हैं पोस्ट हेपेटिक की, तो पोस्ट हेपेटिक के अंदर बर्ड-चेरी सिंड्रोम हो सकता है, बर्ड-चेरी सिंड्रोम हो सकता है, जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि बर्ड-चेरी सिंड्रोम क्या है। इंस्टेड ऑफ दैट पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, राइट हार्ट फेलियर हो सकता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व रिगर्गिटेशन हो सकती है, ये नीचे लिखा हुआ है। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन रेफर टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो थ्रू द हेपेटिक वेन बियॉन्ड द लिवर lobules, either within or distal to the liver, and it is caused by condition such as thrombosis of hepatic vein, veno-occlusive disease, and severe right-sided heart failure that impede the outflow of venous blood from the liver. Okay. अब तीसरी कंडीशन होती है, ओके, बर्ड-चेरी सिंड्रोम इसी के अंदर मेंशन कर दिया है, रेफर्स टू कंजेस्टिव डिजीज ऑफ द लिवर caused by occlusion of multiple hepatic vein or hepatic portion of the inferior vena cava. बर्ड-चेरी सिंड्रोम के अंदर बेटे क्या होता है कि हेपेटिक वेन अगर मल्टीपल टाइम्स ऑब्स्ट्रक्टेड हो रही है, ये हेपेटिक पोर्शन ऑफ इंफीरियर वेना केवा, वो जो ब्लड सप्लाई लिवर टुवर्ड्स इंफीरियर वेना केवा जा रही है, उनके अंदर कंजेशन हो गई है, तो उसको कहा जाता है बर्ड-चेरी सिंड्रोम। एंड प्रिंसिपल कॉज ऑफ बर्ड-चेरी सिंड्रोम इज थ्रोम्बोसिस ऑफ हेपेटिक वेन in association with diverse conditions such as polycythemia, गिरवा होना शुरू हो जाएगा, hypercoagulability of states associated with malignant tumors होना शुरू हो जाएंगे, लाइक हम बात कर रहे थे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की। इसके अलावा प्रेगनेंसी में हो सकता है, इंड्यूस हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, मेटास्टेटिक डिजीज आप लीवर में हो सकता है, या लीवर का कोई ट्रॉमा हो गया तो उसमें भी हो सकता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली साइनोसाइडियल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम और हेपेटोवेनस वेनो-ओक्लूसिव डिजीज is a variant of Budd-Chiari syndrome seen most commonly in the people treated with certain cancer chemotherapeutic drugs, hepatic radiations और bone marrow transplant. इन patients के अंदर sinusoidal obstruction syndrome वो होगा जिनके अंदर patients chemotherapeutic drugs ले रहे हैं, इसके अलावा patients hepatic radiation के लिए जा रहे हैं या bone marrow transplantation के लिए जा रहे हैं। ओके, पोस्ट हेपेटिक में आएगा डेफिनेटली नहीं बेटा, ये बर्ड-चेरी सिंड्रोम आपका हाँ एग्जैक्टली पोस्ट हेपेटिक के अंदर आ जाएगा, पोस्ट हेपेटिक के अंदर आएगा बेटा। ओके, इंट्रा हेपेटिक में क्या हो गया? इंट्रा हेपेटिक कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम हो सकता है, इसके अलावा न्यूडुलर रीजनरेटिव हाइपरप्लेजिया हो सकता है, इडियोपैथिक प्रॉब्लम हो सकता है। और intrahepatic cause of portal hypertension includes condition that causes obstruction of the blood flow within the liver. Okay, अगर लीवर के अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम है, might be cause portal hypertension की हो सकती है। In alcoholic cirrhosis, which is the major cause of portal hypertension, band of fibrous tissue and fibrous nodules distort the architecture of the liver and increase resistance to portal blood flow which leads to portal hypertension. Definitely intrahepatic की अगर हम बात करें तो स्पेशली जो साइनोसाइड्स होती हैं उनके अंदर कंडेंसेशन होना शुरू हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। जब कंडेंसेशन होगी, कंप्रेशन होना शुरू हो जाएगी तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड सप्लाई, ये इंक्रीज रेजिस्टेंस टू पोर्टल ब्लड फ्लो और अल्टीमेटली पोर्टल हाइपरटेंशन को लीड कर जाएंगे। ओके, इट्स नॉट डिफिकल्ट, ये वो पोर्टल हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशन है, ये मैंने पहले भी आपको बताई है कि अगर प्रेशर
इंक्रीज होएगा पेरिटोनियल कैपिलरीज के अंदर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से देयर विल बी एसाइटिस। पोर्टोसिस्टेमिक शंटिंग होएगी, डेवलपमेंट ऑफ कोलेटरल चैनल्स, जिसके रिजल्ट में कैपिट मेडुसा होना शुरू हो जाएगा, हेमराइड्स होंगे, एसोफेगल क्राइसिस होने शुरू हो जाएंगे, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली शंटिंग ऑफ अमोनिया टू टॉक्सिन हेपेटिक इनकैफ कॉज करेगा। नॉर्मली अमोनिया की कन्वर्जन लीवर के अंदर हो रही होती है, लेकिन अगर लीवर डैमेज हो गया तो अमोनिया विल बी ट्रांसपोर्टेड टू ब्रेन। जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जनरल सर्कुलेशन से ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ब्रेन की तरफ मूव करेगा तो इट विल लीड टू हेपेटिक एन्सेफलोपैथी, हेपेटिक इनकैफ कहा जाता है। एंड इंस्टेड ऑफ दैट स्प्लीनोमेगाली या पोर्टल हाइपरटेंशन में अनीमिया, लीकोपीनिया, मैंने आपको कहा था कि ब्लड सेल जा रहे होते हैं, ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, अनीमिया होना शुरू हो जाएगा, डब्ल्यूबीसीज कम होंगे, लीकोपीनिया होना शुरू हो जाएगा, पीएलटी कम होंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, अल्टीमेटली पेशेंट इज प्रोन टू ब्लीडिंग, और जीआई ब्लीड हो सकती है, रेक्टल ब्लीड हो सकती है, एब्डोमिनल ब्लीड हो सकती है, व्हाटएवर किसी टाइप की ब्लीडिंग हो सकती है। ओके, इफ वी टॉक अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या हो सकता है कि मैनिफेस्टेशन ऑफ लिवर फेलियर रिफ्लेक्ट्स द वेरियस सिंथेसिस, स्टोरेज, मेटाबॉलिक एंड एलिमिनेशन। अब लिवर के फंक्शन हमने डिफरेंट डिस्कस किए थे, लाइक सिंथेसिस करता है, स्टोरेज करता है, मेटाबॉलिक उसका फंक्शन है और एलिमिनेशन उसका फंक्शन है। ये सारे फंक्शन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। एंड फैक्टर हेपेटिकस रेफर्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स मस्टी स्वीटिश ऑर्डर ऑफ ब्रेथ इन द पर्सन इन एडवांस लिवर फेलियर। कोई पेशेंट लिवर फेलियर से गुजर रहा है या लिवर फेलियर का पेशेंट्स है तो उसके जो ब्रीथ होएगी दैट विल बी लाइक मस्टी स्वीटिश ऑर्डर once he or she is breathing and resulting from the metabolic byproduct of the intestinal bacteria। उसकी खास वजह ये हो सकती है। इसके अलावा वेरिएबल होती है, वेरिंग एसिम्प्टोमेटिक हेपेटोमेगाली टू हेपेटोफेलियर तक जा सकता है पेशेंट। मोस्ट कॉमन साइन और सिम्टम्स ऑफ सिरोसिस और वेट लॉस हो सकता है, समटाइम्स मार्क्ड बाय एसाइटिस, वीकनेस होएगी, एनोरेक्सिया होएगा, डायरिया फ्रीक्वेंटली इज प्रेजेंट, ऑल्दो सम पेशेंट्स may complain of constipation, हेपेटोमेगाली होएगी, जॉइंटिस होएगी, एंड इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन गो फॉर अब्डोमिनल स्टीन। अगर अब्डोमिनल स्टीन करवाएंगे तो उसमें आपको ये लगेगा कि देयर विल बी हेपेटोमेगाली, लीवर इनलार्जमेंट हुई हुई है, और उसके साथ जो गेल्सन कैप्सूल है या फिब्रोइलास्टिक कैप्सूल है उसकी स्ट्रेचिंग शुरू हो रही होगी। ओके, इसके अलावा अगर आप पेन की बात करें तो आपने अपर राइट क्वाड्रेंट को परकस करना है, परकस करने के ऊपर आपको डल साउंड सुनाई देगी, फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी, और एपिगैस्ट्रिक एरिया और राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर आपको पेन फील होगी पेशेंट्स को इफ द पेशेंट हैविंग हेपेटोमेगाली। इसके अलावा लेस्ट मैनिफेस्टेशन में सिरोसिस आर रिलेटेड टू पोर्टल हाइपरटेंशन एंड लिवर सेल फेलियर, स्प्लीनोमेगाली, एसाइटिस और पोस्ट सिस्टेमिक शंटिंग lead to esophageal crisis, hemorrhoids and capitosa results from portal hypertension। अगर साल्टी सलाइवा हो लिवर पेशेंट्स में, और साल्टी सलाइवा बेटा सलाइवा साल्टी सोडियम की रिटेंशन की वजह से, लेकिन एग्जैक्ट पूरा तो लाइन नहीं पता, मैं ये देखूंगा आपका कि साल्टी सलाइवा की वजह क्या हो सकती है। ओके, इंस्टेड ऑफ दैट clotting factors, thrombocytopenia, splenomegaly, gynecomastia, symbolizing pattern of pubic hair distribution in men because of testicular atrophy, spider angiomas, palmararrhythmias, encephalopathy, hysterexis and neurological sign और symptoms appear होना शुरू हो जाएंगे। बेटा आवाज़ आपके उधर से कट रही होगी। इसके अलावा हीमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लिवर फेलियर कैन कॉज अनीमिया होएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, कोगुलेशन डिफेक्ट, ल्यूकेमिया, ये बेटा सारे वो फैक्टर्स हैं जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं। अनीमिया में बी कॉज बाय ब्लड लॉस, एक्सेसिव रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, इम्पेयर्ड फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ओके, इंस्टेड ऑफ दैट फोलिक एसिड डेफिशिएंसी में लीड टू सीवियर मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो सकता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स के अंदर अगर चेंजेस आएंगी अल्टीमेटली थ्रोम्बन है, ये फैक्टर्स हैं, फ्यूरिनोजेंस हैं, इनके अंदर अगर प्रॉब्लम आएगा तो दैट विल अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट टू ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। इसके अलावा अगर फैट सॉल्युबल विटामिन के की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, माल अब्जॉर्प्शन होगी,
क्लॉटिंग फैक्टर को अगेन वर्स कर सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होएगा स्प्लीनोमेगाली की वजह से। और पर्सन विद लीवर फेलियर इज सब्जेक्ट टू पर्परा, easy dosing, hematuria and abdominal menstrual bleeding, and is vulnerable to bleeding from esophagus and other segment of GIT tract. Okay. इंस्टेड ऑफ दैट एंडोक्राइनिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एंड भी एक स्लाइड्स है, मैं आपको दिखाता हूँ, उसके अंदर ये कम्युलेटिवली सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एंड लीवर मेटाबोलाइज स्टीरॉयड हार्मोन, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स पर्टिकुलरली डिस्टर्बेंस एंड ओके फीमेल है ये प्रॉब्लम्स होंगे फीमेल्स के अंदर। मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल यूजुअली फॉल्स, टेस्टिकुलर एट्रोफी होना शुरू हो जाएगी, गायनोकोमेस्ट्री होना शुरू हो जाएगा। एंड डिक्रीज इन एल्डोस्टेरोन मेटाबॉलिज्म मे कंट्रीब्यूट टू सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन बाय द किडनी, although with the lowering of serum potassium result from increased elimination of potassium. बेटा न्यूप्लेजिया पढ़ा दूंगा, पढ़ाया नहीं न्यूप्लेजिया बेटा, पढ़ा दिया हुआ है ऐसा, न्यूप्लेजिया मैंने पढ़ा दिया हुआ है। इसके अलावा स्किन डिसऑर्डर्स, लियंस होने शुरू हो जाएंगे, वेस्कुलर स्पाइडर्स होने शुरू हो जाते हैं, टेलिएंजियोप्लास्टिस होती है, स्पाइडर एंजियोमास होते हैं, स्पाइडर नेवी आर सीन मोस्ट पेशेंट्स इन द हाफ ऑफ। ये आपने इसकी टेलिएंजियोसिस, वेस्कुलर एरिथमिया इसकी आप लोगों ने पिक देखनी है, फिर आपको समझ आएगी कि ये किस तरह स्किन के ऊपर बन रही होती हैं। स्पाइडर एंजियोमास हैं, टेलिएंजियोकेजेस हैं या वेस्कुलर स्पाइडर्स हैं। इसके अलावा कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल पल्सेटिंग आर्टरियोल थ्रोम्बिस्मा, ओके ठीक है। पल्मोनरी एरिथमिया, रेडनेस ऑफ द palm cause may increase blood flow, higher cardiac output, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स होगी, मोस्टली पीपल विद सिरोसिस जॉइंटिस यूजुअली लेट मैनिफेस्टेशन होती है, ठीक है। हेपेटोरेनल सिंड्रोम, ओके हमारे पास टाइम सिर्फ 2 मिनट है, ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी को भी ना नेक्स्ट क्लास हमारी है ट्यूसडे वाली। ये एक समरी है बेटा, इसको देख लीजिएगा एक दफ़ा, क्योंकि ये लीवर के डिसऑर्डर्स, इनमें हमने कहा था कि सिंथेसिस और स्टोरेज के अंदर प्रॉब्लम आएगा, और दूसरा मेटाबॉलिक और एक्सक्रीटरी फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम आएगा। अगर सिंथेसिस और स्टोरेज के अंदर प्रॉब्लम आएगा तो अल्टीमेटली ग्लूकोज, प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, बाइल साल्ट की स्टोरेज करता है और सिंथेसिस हो रही होती है। ग्लूकोज की नहीं होगी, हाइपोग्लाइसीमिक इवेंट्स होना शुरू हो जाएंगे। प्रोटीन की नहीं होगी, हाइपोअल्बुमिनुरिया होएगा, एडिमासाइटिस होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ना शुरू हो जाएगी क्लॉटिंग फैक्टर ना होने की वजह से। कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा अगर कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं होगी। बाइल साल्ट्स की, विटामिन फैट, सालोबाल विटामिन डेफिशिएंसी होगी और स्टूल के अंदर फैट आना शुरू हो जाएगी। और एक्सक्रीटरी और मेटाबॉलिक अगर हम बात करते हैं तो अमाइनो एसिड है, स्टीरॉयड हार्मोन है, ड्रग्स हैं, बिलिरुबिन्स हैं, ये सारी साइन ऑफ सिम्टम्स क्लियर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ओके। लेकिन इसको हम हेपेटिक एंसेफेलोपैथी को नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे, डोंट बी वरीड। यहाँ तक कोई क्वेरी होप सो आपको कुछ समझ आ गई होगी। बाकी ये लीवर फेलियर रिमेनिंग जो है ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी से ले लेंगे, हेपेटोरीनल सिंड्रोम, ओके हेपेटोरीनल सिंड्रोम से नेक्स्ट हम कर लेंगे। यहाँ तक क्वेश्चन कोई नहीं, चलिए ठीक है, ओके सी यू इंशाल्लाह 2 PM आप लोगों को क्विज है, बी रेडी फॉर दैट। किसके ऊपर, HIV एड्स के ऊपर है, ठीक है। लीवर फेलियर के अंदर डेफिनेटली पाउंड पे स्वेलिंग हो रही होती है, एल्ब्यूमिन डेफिशिएंसी की वजह से। आप एल्ब्यूमिन देना शुरू कर दें उसको। एल्ब्यूमिन डेफिशिएंसी हो सकती है, इसके अलावा वेरिकोज वेन की वजह से हो सकती है स्वेलिंग। ओके कंप्रेशन स्टॉकिंग बेटा यूज़ करवाएं पेशेंट्स को, अगर जानने वाला है तो, अगर लेग के ऊपर उसको स्वेलिंग है तो। इसके अलावा एल्ब्यूमिन प्रोटीन जिन जिन चीज़ों में है वो देना शुरू कर दें। ओके बेटा टेस्ट आपका 2:05 2:05 या 10 मिनट तक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। टाइम काफ़ी होगा, मोर देन इनफ है। ओके ओके सी यू इंशाल्लाह, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।